नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर के। मैं मौजूद हूं इस वक्त बिहार में जहां मतदान हो चुके हैं, मतगणना की चर्चा हो रही है। लेकिन एक मुद्दा जो पिछले कुछ सालों से लगातार मतदान और मतगणना के बीच में उठता है वो है कि किस तरह से स्ट्रांग रूम में ईवीएम ले जाई जा रही हैं, निकाली जा रही हैं, सीसीटीवी बंद हो रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, वीवीपैट से छेड़छाड़ हो रही है। यह मुद्दा पिछले कुछ सालों से लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से उठाया जा रहा है। खासतौर पर वो राजनीतिक दल जो कि इस वक्त विपक्ष में है, उसमें जो कांग्रेस भी है, उसमें आरजेडी भी है, उसमें तमाम अन्य जो राजनीतिक दल भी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि मैं बिहार में हूँ, एक बार फिर से वो मुद्दा उठा है, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना ये बताया जाए कि क्या ये जो आरोप लगते हैं वाकई में मुमकिन है या नहीं है। मैं सिर्फ जो जानकारी है वो आपके सामने रख रहा हूँ, अब आप खुद तय कीजिएगा कि क्या ये मुमकिन हो सकता है। इसके बाद भी देखिए प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया पहले आपको बताता हूं, क्योंकि जब ये जो है यहाँ पर वोटिंग हुई है उसके बाद किस तरह से ईवीएम को लाया जाता है, स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता है, वो पूरी प्रक्रिया मैंने देखी है और अधिकारियों से भी बातचीत की है, यहाँ पर स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत की है, इलेक्शन ऑफिसर से उनसे भी बातचीत की है, केंद्रीय चुनाव आयोग से भी बातचीत की है और राजनीतिक कार्यकर्ता जो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की है। इसके आधार पर मैं ये जानकारी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले कि क्या ये मुमकिन है कि स्ट्रांग रूम में जो रखी ईवीएम या वीवीपैट से छेड़छाड़ किया जा सके या उनको बदला जा सके, जैसा कि वो भी आरोप लगता है कि ईवीएम बदल दी गई, वीवीपैट बदल दिया गया। क्या ये मुमकिन है? तो मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर यह मुमकिन नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रक्रिया आपको बताना चाह रहा हूं। उसके आधार पर आप खुद तय कीजिए कि क्या यह मुमकिन हो सकता है। इसके बाद भी देखिए, जब भी जो है चुनाव संपन्न हो जाता है या हम वोटिंग के दिन की शुरुआत से ही बात करते हैं कि शुरुआत से लेकर के काउंटिंग तक होता क्या है। वोटिंग के दिन की शुरुआत जब होती है तो मॉक पोल करवाया जाता है। मॉक पोल का मतलब ये होता है कि तमाम राजनीतिक दलों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं, यानी कि कार्यकर्ता जो कि पोलिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, वहां पर मौजूद होते हैं और वो अपनी अपनी पार्टी का बटन दबाते हैं ईवीएम में और वीवीपैट में, देखते हैं कि क्या वही पर्ची निकल के आ रही है, नहीं आ रही है। उदाहरण के तौर पर आरजेडी का कार्यकर्ता है, वो आरजेडी के एक बार, दो बार, चार बार, छह बार बटन दबाएगा और देखेगा हर बार आरजेडी की पर्ची निकल रही है, नहीं। क्योंकि आरोपी लगता है कि पर्ची आरजेडी का बटन दबाओ, लालटेन की जगह वहां कुछ और दिख जाता, कमल दिख जाता है, ये भी आरोप लगते हैं। तो वो सुबह मॉक पोल होता है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के, कांग्रेस का होता है वो कांग्रेस का चेक करता है, बीजेपी का होता है वो बीजेपी का चेक करता है, जेडीयू का होता है वो जेडीयू का चेक करता है, तो सभी राजनीतिक दल। और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसके बाद में जब मॉक पोल हो जाता है तो उस मशीन से, ईवीएम से और वीवीपैट से वो डेटा डिलीट किया जाता है, यानी कि मॉक पोल का डेटा डिलीट किया जाता है। बाकायदा ईवीएम और वीवीपैट वहां पर हस्ताक्षर करते हैं जो पोलिंग एजेंट होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता वहां मौजूद होते हैं, जिनको अधिकृत किया जाता है पोलिंग एजेंट के तौर पर, इलेक्शन एजेंट के तौर पर, वो वहां पर जाते हैं, मॉक पोल करते हैं, उसके बाद साइन करते हैं कि हाँ ये ईवीएम सही है, ये वीवीपैट सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो पहली प्रक्रिया ये है, यानी कि वोटिंग की शुरुआत से पहले ये बाकायदा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही ये जो हस्ताक्षर करके कहते हैं और सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हस्ताक्षर करते हैं, जिसके बाद ही वोटिंग शुरू होती है कि हाँ ये वीवीपैट और ईवीएम सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। वोटिंग पूरे दिन चलती है। इस दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट के तौर पर जो होते हैं वो वहां पर रहते हैं और निगरानी करते हैं। सीसीटीवी से अलग निगरानी चलती है, वो उसका मैं अभी उतना जिक्र नहीं कर रहा हूं। ये बता रहा हूं कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां पर रहते हैं जब पोलिंग की शुरुआत से लेकर के पोलिंग खत्म होने तक। अब उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, यानी कि वोट पड़ने खत्म होते हैं, जो चुनाव अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद होते हैं, वो मशीन को स्टॉप करते हैं, वीवीपैट मशीन को स्टॉप करते हैं। उनमें जो बैटरी लगी होती है वो निकाल देते हैं, निकाल करके अलग रखते हैं और बाकायदा दिन भर में कितने महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने, कितने लोगों ने वोट किया है, वो मशीन में तो दर्ज होता ही है, एक कागज पे भी नोट होता है कि इतने पुरुष आए, इतनी महिलाएं आए, इतने मतदाता आए, इतने लोगों ने वोट किया, वो एक कागज पे भी दर्ज होता है। उस कागज की कॉपी भी दी जाती है उस
पोलिंग एजेंट को या इलेक्शन एजेंट को, जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, जिसको पार्टी अधिकृत करती है, उम्मीदवार अधिकृत करता है, उसको दी जाती है। देखिए इतने जो है टोटल वोट पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर 500 पुरुष आए, 500 महिलाएं आई और अन्य जेंडर के लोग आए 50, तो 1050 वोट पड़े हैं, देख लीजिए। और मशीन में कितना दिखा रहा है? 1050। वीवीपैट में कितना दिखा रहा है? 1050। यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट और दोनों मशीन के डॉक्यूमेंट में टैली कर लिया जाता है। देखिए 1050 यहां पर भी, 1050 यहां पर भी, 1050 यहां पर भी। अब इसको सील किया जाए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो कहते हैं हाँ अब आप इसको सील कीजिए उनकी मौजूदगी में। और ये सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं जिनको ऑथराइज किया जाता है राजनीतिक उम्मीदवार की तरफ से कि हाँ ये हमारा पोलिंग एजेंट है या इलेक्शन एजेंट है। उसको जो है उसको अधिकृत किया जाता है। उसकी मौजूदगी में बाकायदा वो ईवीएम, वीवीपैट बक्से में रखी जाती हैं और बक्से को सील किया जाता है। वो सील लगाई जाती है इनकी मौजूदगी में, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, और उस पर बाकायदा हस्ताक्षर होते हैं कि हाँ मेरी मौजूदगी में ये सील हुआ है और इसमें ये डेटा है, यानी कि 1050 मतदाताओं का डेटा है। अब बाकायदा वो जो फॉर्म होता है जिस पर जो है जो उनको दिया जाता है उस पर वीवीपैट का एक नंबर होता है, मशीन ईवीएम का एक नंबर होता है कंट्रोल यूनिट्स का, तो वो नंबर भी लिखे होते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 नंबर की वीवीपैट मशीन है और 1 नंबर की ईवीएम मशीन है, इसमें 1050 वोट पड़े हैं, तो वो जानकारी कैंडिडेट के पास पहुंच जाती है उसके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जरिए और उसने हस्ताक्षर किए होते हैं हाँ ये डेटा इस मशीन में है। उसके बाद में वो मशीन वहां से निकलती है, बाकायदा चुनाव अधिकारी लेकर के जाते हैं, एक प्रक्रिया के तहत स्ट्रांग रूम में जमा करवाने की वो भी प्रक्रिया होती है। वहां पर भी बाकायदा पूरी जो लिखित कार्रवाई होती है कि इस मशीन में इतने वोट हैं, ये एक कॉपी उनको दे दी गई है राजनीतिक उम्मीदवार को, एक कॉपी जो है यहाँ पर जमा हो गई, एक कॉपी आरओ के पास रहती है। तो इस तरह से करके वो पूरी प्रक्रिया होती है और वो मशीन जमा हो जाती है स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम क्या होता है? देखिए एक ऐसा कमरा होता है जहां पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और हर एक विधानसभा को लेकर के इस तरीके से स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं और वहां पर वो ईवीएम और वीवीपैट मशीन बड़े बड़े बक्से होते हैं लोहे के, टीन के, उसमें रख करके अलग अलग उनको रखा जाता है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जब वोटिंग के बाद में काउंटिंग का दिन आता है, हालांकि इस सबके बीच में स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों ने बोला हुआ है कार्यकर्ताओं को सजग रहना है, वहां पर बने रहना है, तो वो भी दिखता है कि बाहर जो है कई सारे आपको कार्यकर्ता नजर आते हैं, पुलिस नजर आती है, सीसीटीवी अलग लगे होते हैं, उसकी फीड लगातार 24 घंटे की चल रही होती है, मॉनिटरिंग जो है उसकी वहां पर यहाँ तो होती है, यानी कि जो है राज्य स्तर पर भी होती है और केंद्र स्तर पर भी वो फीड जाती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देख सकते हैं। तो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग वो पूरी चलती रहती है। इस सब के बीच में अब आती है मतगणना की बारी, यानी कि काउंटिंग दिवस की बारी। काउंटिंग डे पर होता क्या? काउंटिंग डे पर फिर से वो जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी में, वो लोग तो वहाँ खड़े ही होते हैं, उनकी मौजूदगी में वो सारी ईवीएम और वीवीपैट मशीन निकाली जाती हैं और काउंटिंग सेंटर पर, मतगणना केंद्र पर ले जाई जाती हैं। और वो जो फॉर्म साइन किया था वो शायद मैंने आपको बता दिया, नहीं बता दिया, उसको कहते हैं 17C, जिस पर जो है वोटिंग के बाद सब लोग साइन करते हैं। 17C का फॉर्म होता है। फिर वो जो है उनके पास में पूरी जानकारी है। अब जब वोटिंग मशीन निकली, ईवीएम निकली और काउंटिंग सेंटर पर पहुंची, तो काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने के बाद में फिर उदाहरण के तौर पर मोहन ने जो है उस दिन साइन किया था कि हाँ मेरी मौजूदगी में ये इतने वोट पड़े थे, ये मशीन सील की गई है। तो मोहन फिर वहां पर मौजूद है काउंटिंग सेंटर पर और मोहन कहेगा कि हाँ इस मशीन को खोलिए। मशीन को उसके सामने ही वो वीवीपैट मशीन और ईवीएम का बक्सा खोला जाएगा, सील खोली जाएगी, यानी कि अभी तक सील था वो खोली जाएगी और बताया जाएगा कि जब काउंटिंग हुई, उदाहरण के तौर पर कि मैं एक उदाहरण ले लेता हूं सीधा आसान शब्दों में बताने के लिए, कि उदाहरण के तौर पर बीजेपी को मिले 500 वोट और आरजेडी को मिले 550 वोट, तो टोटल हुए 1050 वोट। 1050 वोट के बारे में पहले से उसके पास जानकारी थी कि इस मशीन में 1050 वोट हैं, लेकिन किसको क्या मिले नहीं पता। काउंटिंग हुई, बटन दबाया गया, आंकड़ा आया 500 वोट बीजेपी के, 550 वोट आरजेडी के। तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि मशीन बदल दी गई, क्योंकि उस मशीन में 1050 वोट ही हैं। 1050 वोट में इतने पुरुष के, इतने महिला के, वो सारा डेटा मौजूद है और वो जब काउंटिंग का रिजल्ट आता है तो आपको ये भी पता होता है कि देखिए 1050 वोटों की गिनती हुई है और वो रिजल्ट सामने है। तो ऐसे में ये कह देना कि छेड़छाड़ हो गई, बदल दी गई,
अरे वो मुमकिन कैसे है? लगातार मॉनिटरिंग तो चली रही है। अगर किसी को फिर भी शक होता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अदालत जो है फिर से वो सारे रिकॉर्ड, सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी, ईवीएम उस, और बाकायदा उस ईवीएम का नंबर, मैं नंबर तो जिक्र करना भूल गया, मान लीजिए 1 और 2 नंबर की या एक नंबर की ईवीएम और वीवीपैट थी, तो उसको दिखाया जाएगा, देखिए ये 1 नंबर की ईवीएम है, हम इसको खोल रहे हैं, 1 नंबर का वीवीपैट है, हम उसको खोल रहे हैं, और इसका जो है ये आंकड़ा है 1050 का, 500 बीजेपी, 550 आरजेडी। तो 1 नंबर की ईवीएम, 1 नंबर का वीवीपैट, जो उसको वोटिंग के दिन बताया गया था, जब मशीन को सील किया गया था, वही मशीन खोली गई, उसका वो डेटा सामने आ गया। अब उसके बाद भी सवाल उठते हैं, हालांकि विकल्प उसके बाद भी होता है, आप चाहें तो इलेक्शन को चुनौती दे दें, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो अदालत फिर सारे जो डॉक्यूमेंट देखती है, फिर फैसला देती है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर मैं क्या उठा रहा हूँ, जो वोटिंग और काउंटिंग के बीच में जो आरोप लगते हैं ना, इतने ट्रक आ गए, इतने ट्रक अंदर चले गए, इतने ट्रक बाहर आ गए, मैं कह रहा हूँ, मान भी लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ट्रक अंदर गए, ट्रक बाहर निकले, लेकिन जो 1 नंबर की ईवीएम है, 1 नंबर का वीवीपैट है, उसमें जो डेटा है, जो सील किया गया है हस्ताक्षर से, हस्ताक्षर के बाद में सील किया गया है पोलिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट के, वो कैसे बदल जाएगा? अगर 1 नंबर की मशीन है, उसकी जगह हाँ अगर 5 नंबर की मशीन आ जाती है, बिल्कुल सवाल खड़ा होता है, गंभीर सवाल खड़ा होता है सुरक्षा के ऊपर भी और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर भी। लेकिन अगर 1 नंबर की मशीन, अगर मान लीजिए वहाँ पर 100 मशीन रखी गई है और 100 मशीन रहती हैं और नंबर आपके पास में है, वोट काउंट आपके पास में है, तो फिर अगर कोई बदलेगा भी तो 1 की जगह अगर 105 नंबर की मशीन वहाँ रखेगा तो आपको पता नहीं चल जाएगा? इलेक्शन एजेंट को पहले पता चल जाएगा, तो उम्मीदवार को पहले पता चल जाएगा, राजनीतिक दल को पहले पता चल जाएगा। तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाता है जब भी जो चुनाव हो जाता है कि फला विधानसभा की फला बूथ की फला मशीन को बदला गया, क्योंकि वहां पर नंबर 1 की मशीन थी और वहां पर जब काउंटिंग हुई है तो 105 नंबर की मशीन की हुई है। ये कभी कैसे सुना गया? नहीं सुना गया। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप जरूर चलता है, वो राजनीतिक दलों की अपनी बात है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। ट्रक अंदर आए, ट्रक बाहर गए, सीसीटीवी बंद हो गया, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, धांधली हो रही है, आरोप छोड़ दीजिए। लेकिन सिर्फ एक प्रक्रिया के लिहाज से बात करूं तो जो प्रक्रिया मुझे समझ में आती है, और मैंने बाकायदा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की जो कि स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा, मैंने कहा अभी भी लगता है गड़बड़ी हो सकती है? जो कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट, वो कह रहे हैं नहीं नहीं अब तो संभावना ही नहीं है, हम पूरी तरह चौकन्ने हैं, पूरी तरह चौकस हैं। भाई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पूरी तरह चौकन्ने हैं, चौकस हैं, गलती की संभावना ही नहीं है, गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है, उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ है, वो एक राजनीतिक बयानबाजी है, वो राजनीतिक दलों अपने हिसाब से देखें कि उनको क्या सूट करता है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है, अगर मैं उसकी पारदर्शिता पे बात करूं तो मुझे वो गड़बड़ी कहाँ हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोगों में किसी को इस प्रक्रिया में समझ में आता है कि यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ज़रूर बताइएगा। मैं भी उसको जो है उसके बारे में और एनालाइज करूँगा, चुनाव अधिकारियों से, चुनाव आयोग से भी पूछने की कोशिश करूँगा कि अरे ये गड़बड़ी तो यहाँ हो सकती है, वो मैं पूछूंगा। लेकिन जब हर एक स्तर पर पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट, राजनीतिक कार्यकर्ता का जो मौजूद है, राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद है, उम्मीदवार का प्रतिनिधि है, राजनीतिक दल का प्रतिनिधि है, वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी में रिटन डेटा के तौर पर, यानी कि लिखित जो पूरी जानकारी जो कागज़ पर है वही मशीन में है, तो फिर गड़बड़ी की संभावना कहाँ बनती है? ट्रक अंदर आए, बाहर जाएं, सीसीटीवी खुला हो, बंद हो, सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मशीन कैसे बदली जाएगी, उसमें जो डेटा है वो कैसे बदल जाएगा जब आपके पास लिखित तौर पर है कि इतने पुरुष, इतने महिला, इतने लोगों ने वोट किया, इतने जो है इतने वोट पड़े, इतने वोट नहीं पड़े, आपके पास सब कुछ डेटा है, हस्ताक्षर के साथ में सील हुई मशीन में है, तो फिर गड़बड़ी की संभावना कहाँ है? तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन वो प्रक्रिया समझना ज़रूरी था। और फिलहाल जब मैंने भी जो है इस प्रक्रिया को और ज़्यादा समझना, हालांकि पिछले कई सालों से जो है देखते रहे, लेकिन और ज़्यादा जब विस्तार से समझने की कोशिश की है तो यही समझ में आ रहा है कि गड़बड़ी की संभावना मुझे तो ना के बराबर लग रही है। अगर आपको कहीं लग रही है तो ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल बिहार का नतीजे सामने आ रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हालांकि उसका मैं एक अपना अलग ही एग्जिट पोल दे चुका हूं आपको। मेरे हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो एक अलग वीडियो है, वो इससे पहले वाला वीडियो आप अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल ईवीएम में और वीवीपैट में हो सकती है गड़बड़ी, स्ट्रांग रूम में हो सकती है छेड़छाड़, इसको लेकर के मैंने वीडियो तैयार किया है। आप देखिए, अपने कमेंट दीजिए और बताइएगा कि आपका क्या है इस पर रुख,
आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कहीं हो सकती है गड़बड़ी? तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये सारे वीडियोस, क्योंकि इसके ज़रिए कोशिश यही है आप तक हर वो जानकारी पहुंचाने की जो कि कहीं पर्दे के पीछे है, कहीं विवादों में है, कहीं आरोप प्रत्यारोप में है, लेकिन कोशिश यही है कि उस सारी जानकारी को आपके पास पहुंचाया जा सके। और आपका जो व्यू हो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, जिससे कि अगर कहीं कुछ पॉसिबिलिटी है या कहीं कोई जानकारी मुझे भी हासिल करनी चाहिए तो मैं भी जुटाने की करूंगा कोशिश। बने रहिए मेरे साथ, फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।